गांव के उस बड़े घर में उस दिन खूब रौनक थी। ढोलक नहीं बज रही थी, लेकिन हंसी ठहाकों की आवाज आंगन में गूंज रही थी। बरामदे में बच्चे खेल रहे थे, रसोई में पकवान बन रहे थे और वर्षों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। मगर घर के कोने का दरवाजा बंद था। उस कमरे में बैठी थी वही बहू जो कभी इस घर की सबसे चहेती सदस्य हुआ करती थी। सोनपुर गांव रामप्रसाद तिवारी का बड़ा सम्मान था। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त रामप्रसाद के पास पुश्तैनी जमीन जायदाद भी थी और उससे कहीं अधिक कीमती था उनका भरा पूरा परिवार। बड़ा बेटा महेश, बहू सुशीला, बेटी सरोज और दामाद गिरधारी सब मिलकर त्योहारों और पारिवारिक अवसरों पर घर को जीवंत कर दिया करते थे। जब छोटे बेटे राकेश की शादी कविता से हुई तो मानो घर में नई बहार सी आ गई। गोरी, सुशील और पढ़ी लिखी कविता को देखकर रामप्रसाद की पत्नी शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई थी। अब घर पूरा हो गया, शारदा देवी अक्सर कहा करती थी। लेकिन नियत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2-3 महीने बाद ही शारदा देवी की तबीयत बिगड़ती गई और देखते देखते वह संसार छोड़ गई। घर पे दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। गांव वालों की जुबान पर दुख कम और अंधविश्वास ज्यादा था। नई बहू के पांव भारी पड़ गए हैं, आते ही घर की लक्ष्मी चली गई, ऐसी फुसफुसाहटें कविता के कानों तक पहुंचती थी। मगर रामप्रसाद ने एक दिन पूरे गांव के सामने कह दिया, मेरी पत्नी की मौत बीमारी से हुई है, किसी की किस्मत से नहीं। मेरी बहू इस घर की बेटी है। उस दिन कविता रो पड़ी थी। उसे लगा था कि यह परिवार उसके लिए ढाल बनकर खड़ा है, और सच भी यही था। रामप्रसाद ने उसे बेटी से बढ़कर मान दिया। राकेश उसकी हर बात पे ध्यान रखता था। लेकिन शायद इंसान की सबसे कठिन परीक्षा दुख में नहीं बल्कि अत्यधिक सुख में हुआ करती है। समय बीतता गया। धीरे धीरे कविता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले उसने जेठानी सुशीला की छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी शुरू की। फिर जेठ महेश की बातों में उसे दखलंदाजी नजर आने लगी। सरोज भी जब मैके आती तो कविता का चेहरा अक्सर उतर जाया करता था और धीरे धीरे रिश्तों की डोर ढीली पड़ने लगी। लोग घर आने से बचने लगे। रामप्रसाद समझाते, राकेश समझाता, लेकिन कविता को लगता कि सब लोग उसके खिलाफ हैं। इसी बीच राकेश का तबादला रायगढ़ हो गया। अब वह 2-3 महीने में ही एक बार गांव आ पाता था। कविता और उसका बेटा यश गांव में रामप्रसाद के साथ ही रहा करते थे। यश अब बड़ा हो रहा था और उसी के साथ कविता के मन में एक नया सपना भी पलने लगा था। वह चाहती थी कि रामप्रसाद की सारी जमीन जायदाद केवल यश के नाम हो जाए, महेश और उसके बच्चों को कुछ भी ना मिले। सरोज का भी कोई हिस्सा इसमें नहीं होना चाहिए। एक दिन उसने यह बात राकेश से कही। राकेश चौंक गया। पागल हो गई है क्या? बाबूजी की संपत्ति पे सबका अधिकार है। कविता को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा और उस दिन के बाद पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। जब लालच मन में घर बना लेता है तो उसे हर कोई अपना दुश्मन नजर आने लगता है। कविता के साथ भी यही हुआ। उसने राकेश पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। कभी कहती कि तुम अपने भाई की ज्यादा ही चिंता करते हो, कभी कहती तुम मुझे और मेरे बेटे को सड़क पर लाके छोड़ दोगे लगता है। और फिर आरोप और गंभीर होते चले गए। उसने गांव में राकेश के चरित्र पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। राकेश के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस पत्नी के लिए उसने दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, वही उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही थी। उस साल जून की तपती गर्मी में महेश और सुशीला गांव आए थे। उनके पहुंचते ही घर में फिर से विवाद शुरू हो गया। कविता ने रसोई की चाबी तक देने से मना कर दिया। महेश और सुशीला ने अपने पड़ोसी हरिनारायण काका के घर पे खाना खाया। गांव वाले हैरान थे। जिस घर में कभी मेहमानों के लिए चूल्हा दिन भर जला करता था, वहां अपने ही लोगों को पड़ोस में खाना खाना पड़ रहा है। अगले दिन राकेश भी पहुंच गया और उसी दिन कविता ने पुलिस बुला ली।
घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए, गांव में सनसनी फैल गई। शाम को पंचायत बैठी। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग, पुलिस, दोनों पक्ष और दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने इसे बेटी समझ करके रखा। अगर मेरी कोई गलती है तो आप लोग ही बताइए। महेश चुप था। राकेश सिर झुकाए बैठा था। फिर हरि नारायण काका खड़े हुए। उन्होंने एक वाक्य कहा, जिस घर में बहू के लिए पूरा परिवार लड़ गया था, आज वही बहू परिवार से लड़ रही है। सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। गांव वालों ने वर्षों से देखी घटनाएं बतलाई। पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और पंचायत को समझते देर नहीं लगी कि यह मामला अत्याचार का नहीं, संपत्ति के लालच का था। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। रिश्तों की गांठें धीरे धीरे खुलने लगी। महेश फिर आने लगा। सरोज बच्चों के साथ मायके आने लगी। गिरधारी और गांव के लोग फिर रामप्रसाद के आंगन में अब बैठने लगे। आज वही आंगन लोगों से भरा हुआ था। महेश कोई पुराना किस्सा सुना रहा था। सरोज हंसते हंसते दोहरी होती जा रही थी। बच्चे आम के पेड़ के नीचे दौड़ रहे थे। रामप्रसाद की आंखों में वर्षों बाद संतोष झलक रहा था। ठहाकों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन उस घर के एक कमरे में कविता अकेली बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वह परिवार जिसे उसने तोड़ना चाहा था, वह फिर से जुड़ गया था। और वह जो सब कुछ अपने नाम करना चाहती थी, आज किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने जमीन के टुकड़ों के लिए रिश्तों का आसमान खो दिया है। बाहर आंगन में हंसी थी, भीतर कमरे में सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक कड़वा सच बार बार गूंज रहा था कि घर की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन नहीं, अपने लोग हुआ करते हैं। जिस दिन यह बात समझ में आती है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर।